अरे एक बार में समझ नहीं आता क्या तुम दोनों को? जब तक पहले के राशन के पैसे नहीं चुका देते तब तक तुम्हें एक मुट्ठी तो क्या एक दाना भी राशन का नहीं मिलने वाला। काका आप तो जानते ही हैं कि हमारे घर के हालात कैसे हैं। हम जल्दी ही आपके राशन के सारे पैसे चुका देंगे। अरे घर के हालात जानता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार मुफ्त में राशन दे दूंगा। अभी जा रही हो यहाँ से या फिर और बेइज्जती करूँ तुम्हारी? राशन वाले की चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के मौजूद लोग आरती और दिव्या को देख रहे होते हैं। दोनों बहनें आंखों में आंसू लिए वापस अपने घर जाने लगती हैं। तभी दिव्या का सूट एक कील में फंसकर फट जाता है। गरीबी में आटा गीला, आज फिर से ये सूट फट गया है। हे ऊपर वाले, दुनिया भर की सारी मुसीबतें क्या तूने हमारी किस्मत में ही लिखी है? दोनों बहनें उदास होकर अपने घर आ जाती हैं। वहीं उनकी माँ सुमन एक छोटी सी सिलाई मशीन पर बैठकर लोगों के कपड़े सिलने का काम कर रही थी। अरे माँ, अगर लोगों के कपड़े सिल लिए हो तो जरा अपनी बेटी का सूट भी सिल दो। क्यों, आज फिर फट गया क्या तुम्हारा सूट? और नहीं तो क्या माँ, अब तो गिने चुने 1-2 सूट ही बचे हैं, वो भी ऐसे ही फट जाया करते हैं। 2 साल हो गया है नया सूट खरीदे हुए, अब तो एक नया सूट दिला दो ना। हम कब तक इन पुराने सूट को सिल करके पहनेंगे? अब तो ये सूट सिलाई के लायक भी नहीं बचे। आरती, दिव्या, तुम दोनों जानती हो ना कि अभी घर के हालात कैसे हैं। किस तरह से मैं लोगों के थोड़े बहुत कपड़े सिलकर इस घर का खर्चा चला रही हूँ। अगर आज तुम्हारे बाबूजी जिंदा होते तो हमें यूँ छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना न पड़ता। अपनी माँ की बातें सुन और उसकी आंखों में आंसू देख दोनों बहनें नई सूट की जिद छोड़ देती हैं। अपने पति की मौत के बाद सुमन लोगों के कपड़े सिलकर दोनों बेटियों और घर का गुजारा चलाती थी। आरती, दिव्या बेटा, मैं जरा ये सेजल को सूट देकर आती हूँ, ठीक है? सुमन जैसे ये सूट लेकर खड़ी होती है कि तभी अचानक उसकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है। आह, मेरी कमर। माँ, आप दवाई लेकर क्यों नहीं आती हो? कब तक इस तरह कमर के दर्द को बर्दाश्त करती रहोगी? बेटा, अगर दवाई ले आई तो तुम लोग खाओगी क्या? वैसे ही उस राशन वाले का इतना कर्ज हो गया है कि अब तो घर के बाहर भी मुँह छुपा कर जाना पड़ता है। आप आराम करो, मैं और आरती ये सूट देकर आ जाएंगे। अपनी माँ को आराम करने के लिए बोलकर आरती और दिव्या सूट लेकर सेजल के घर जाती है। आरती दिव्या को फटे हुए सूट में देखकर सेजल कहती है, अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? माँ ने आपका सूट सिल दिया है, वही देने के लिए आए थे। सिलाया फाड़ दिया है तुम्हारे सूटों की तरह। पहली बार देखा है किसी दर्जी की बेटी को फटे सूट में घूमते हुए। तुम्हारी माँ गाँव भर के कपड़े सिलती है, क्या उसकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो अपनी बेटियों के लिए नया सूट सिल दे? सेजल आरती और दिव्या के फटे सूट का मजाक उड़ाते हुए काफी हंसती है, जिसे देख दोनों बहनों को सेजल पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन कुछ न कहते हुए दोनों चुपचाप घर आ जाती हैं और सारी बात अपनी माँ को बताती हैं। हर कोई हमारे फटे सूट का मजाक उड़ाता है। अब इस फटे सूट को पहनकर हमारा तो घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। 2 दिन बाद गांव में इतना बड़ा कीर्तन होने वाला है, उसमें क्या हम दोनों बहनें ऐसे फटे हुए सूट को पहनकर जाएंगी? क्या ही इज्जत रह जाएगी गांव भर में हमारी। अपनी दोनों बेटियों को सूट के लिए इस तरह रोता देख सुमन को काफी दुख होता है। सुमन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अपनी दोनों बेटियों के लिए नए सूट का इंतजाम कैसे करे। तभी अचानक सुमन की नजर उसकी सिलाई मशीन के पास पड़े ढेर सारे कतरनों पर जाती है। मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए नया सूट तो नहीं खरीद सकती, लेकिन उनके लिए नया सूट बना तो सकती हूँ ना। सुमन उन सभी कतरन को लेकर आपस में एक एक कर सिलने लगती है और सारी रात जागकर अपनी बेटियों के लिए कतरनों से सूट तैयार कर देती है, जिसे पहनकर दोनों बेटियां काफी खुश होती हैं। माँ, ये सूट बहुत सुंदर है, बल्कि इससे सुंदर तो पूरी दुनिया में कोई भी सूट नहीं होंगे। अब हम आराम से कीर्तन में जा सकते हैं।
आरती दिव्या अपनी माँ के बनाए हुए कतरनों के सूट को पहनकर कीर्तन में चली जाती हैं। लेकिन तभी कीर्तन में मौजूद हर कोई उन दोनों बहनों को देखकर हंसने लगता है। इन दोनों जोकरों को तो देखो कैसे रंग बिरंगे सूट पहनकर आई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनका सूट ढेर सारे कतरनों से बना हुआ है। इन्हें देखकर तो मेरी हंसी ही रुक नहीं रही। कीर्तन में मौजूद हर औरत दोनों बहनों के सूट का मजाक उड़ाते हुए काफी हंसने लगती हैं, जिसके चलते दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने घर आ जाती हैं। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो तुम दोनों नया सूट जल्दी पहनोगी। देखना वो सूट इतना सुंदर होगा, इतना अलग होगा ना कि हर कोई उसे देखता ही रह जाएगा। सुमन अपनी दोनों बेटियों को हौसला देकर उन्हें शांत करवाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजरने लगते हैं। सुमन रोज की तरह सिलाई मशीन पर बैठकर कपड़े सिल रही होती है कि तभी वहाँ हाथों में शादी का कार्ड लिए उसकी बहन चमेली आती है। अरे चमेली, मेरी बहन, तू कैसी है? कितने समय बाद तुझे देख रही हूँ। खबर ऐसी थी कि आना ही पड़ा। मेरी बेटी रीना की 2 हफ्ते बाद शादी है। तुझे और तेरी दोनों बेटियों को जरूर आना है। हाँ, क्यों नहीं, हम लोग जरूर आएंगे। मेरी बेटी की शादी में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, तो वहाँ पर अपनी बेटी को ये फटे सूट पहनाकर मत ले आना, वरना हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। इतना कहकर चमेली शादी का कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है। वहीं अपनी मौसी की बातें सुन दोनों बहनें कहती हैं, हमारे पास तो नया सूट नहीं है और हम बिना नए सूट के शादी में कैसे जाएंगे, इसलिए माँ आप ही चली जाना शादी में। तुम लोग फिक्र मत करो, तुम दोनों शादी में जाओगी, वो भी नया सूट पहनकर। सुमन अपनी दोनों बेटियों के लिए नया सूट लाने के लिए रात भर जागकर लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर देती है और धीरे धीरे करके उनके सूट के लिए पैसे जोड़ती है। ओह मेरी कमर, मन तो कर रहा है थोड़ी देर लेट जाऊं, लेकिन अगर लेट गई तो अपनी दोनों बेटियों के लिए नया सूट कैसे ला पाऊंगी। सुमन 1 हफ्ते तक लगातार मेहनत करती है और आखिरकार सुमन सूट का कपड़ा लेने के लिए पैसे जोड़ ही लेती है। आखिर मैंने सूट के कपड़े के लिए पैसे जोड़ ही लिए। अब मेरी बेटियां भी नया सूट पहनेंगी। सुमन उन पैसों को लेकर कपड़ा लाने के लिए शहर की तरफ जा रही होती है। तभी अचानक सुमन एक गड्ढे में गिर जाती है और उस गड्ढे के रास्ते वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। हे ऊपर वाले, ये मैं कहाँ आ गई और ये कैसी जगह है? यहाँ तो सारे घर, जमीन, पेड़ सब कुछ सोने और चांदी का बना हुआ है। ये मैं कहाँ फंस गई? अपने चारों तरफ सोने और चांदी की बनी हुई चीजों को देखकर सुमन काफी हैरान हो रही होती है कि तभी उसके सामने एक रानी आ जाती है। मैं इस जादुई सोने और चांदी की दुनिया की रानी हूँ। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उस रानी को देखकर सुमन काफी डर जाती है और डरते डरते उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर तुम एक अच्छी इंसान हो, इसीलिए तुम इस जादुई दुनिया में आई हो। इस दुनिया में आने वाला इंसान साफ दिल का होता है। तुम्हें क्या चाहिए बताओ? हमारी जादुई दुनिया में आने वाले को हम कभी भी खाली हाथ नहीं भेजते। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ मेरी दोनों बेटियाँ जिंदगी में एक बार अच्छा सूट पहन सके। सुमन की बात सुन वो रानी अपनी जादुई छड़ी से जादू करके सुमन को सोने और चांदी का एक एक कपड़ा देती है। इन कपड़ों से तुम अपनी बेटियों के लिए सोने और चांदी के सूट सिलना। सुमन रानी से सोने और चांदी का कपड़ा लेकर वापस अपनी दुनिया में आ जाती है और जल्दी से अपनी बड़ी बेटी के लिए सोने का सूट और वही छोटी बेटी के लिए चांदी का सूट बनाकर तैयार कर देती है, जिसे पहनकर उसकी दोनों बेटियां बहुत ज्यादा खुश होती हैं। माँ, ये सोने और चांदी का सूट तो सच में बहुत सुंदर है। हाँ माँ, आपने सही कहा था, हमारा सूट सबसे अलग और अनोखा होगा। सोने और चांदी का सूट पहनकर दोनों बहनें काफी खुश होती हैं।
तभी जैसे ही दिव्या अपने सोने के सूट पर हाथ फहराती है तो उसके अंदर से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। ये क्या माँ, मेरे सोने के सूट के अंदर से सोने के सिक्के कैसे गिरे? दिव्या को देख जैसे ही आरती अपने सूट पर हाथ फहराती है तो उसके चांदी के सूट के अंदर से भी चांदी के सिक्के गिरने लगते हैं, जिसे देखकर दोनों बेटियां काफी खुश होती हैं। इसका मतलब ये कोई साधारण सोने और चांदी का सूट नहीं बल्कि जादुई सोने और चांदी का सूट है, जिससे हम जितना चाहें उतना सोना और चांदी ले सकते हैं। जादुई सोने चांदी का सूट पाकर तो जैसे मानो दोनों माँ बेटियों की किस्मत ही बदल गई थी। दोनों बहनें शादी में भी सोने और चांदी का सूट पहनकर ही जाती हैं, जिसके चलते शादी में हर कोई दुल्हन को छोड़कर सिर्फ उन दोनों बहनों को ही देख रहा होता है। मैंने तुम दोनों से अच्छा सूट पहन कर आने को कहा था, लेकिन तुम तो ये सोने और चांदी का ही सूट पहन कर आ गई। आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मौसी जी, यही समझ लीजिए कि हमारी लॉटरी लग गई है। दोनों बहनें अपने सोने चांदी के सूट की मदद से अपने घर की आर्थिक स्थिति को बिल्कुल ठीक करती हैं और अपनी माँ को एक बड़ा सा बुटीक भी खोलकर देती है और अब तीनों माँ बेटियाँ एक अच्छी जिंदगी जीती हैं। इसी के साथ सोने और चांदी का जादुई सूट पाकर दोनों बहनों में कोई घमंड या लालच भी नहीं आता और अब अपने जादुई सोने चांदी के सूट से वो जरूरतमंद लोगों की भी मदद करती है। बहुत समय पहले की बात है। रामगंज गांव में 7 गरीब बहनें एक साथ मिलकर रहा करती थीं। वो सातों अनाथ थीं। उनके माता पिता उन्हें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। उन बहनों में आपस में बहुत प्यार था। वो सारी बहनें हमेशा साथ नहीं रहती थीं, लेकिन वो सातों बहुत गरीब थीं। इसलिए अपने घर का खर्च चलाने के लिए वो सातों बहनें अपने घर पर ही बर्गर बनाकर बेचा करती थीं। लोगों को उनके बर्गर बहुत पसंद आते थे, इसलिए सभी लोग उन्हीं को ऑर्डर्स देते थे, जिससे वो सातों बहनें अच्छे खासे पैसे कमा लिया करती थीं और बहुत खुश रहती थीं। फिर एक दिन वर्षा नाम की एक अमीर लड़की उन सातों बहनों से मिलने के लिए आती है। कल मेरा जन्मदिन है, मैं अपने घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी दे रही हूँ। मैंने तुम्हारे बर्गर की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कल तुम सातों मेरे घर पर आकर मेहमानों के लिए ढेर सारे बर्गर्स बनाओ। कम से कम 100 मेहमान मेरे घर पर आएंगे। क्या तुम सातों इतने बर्गर बनाकर तैयार कर सकती हो? अगर तुम लोगों ने ये काम अच्छे से कर दिया तो मैं तुम्हें इसके ढेर सारे पैसे दूंगी। आप फिक्र मत करिए मेम साहब, हम आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं देंगे। हाँ, हमारे हाथों का बना हुआ बर्गर खाने के बाद आपके सारे मेहमान बहुत खुश हो जाएंगे। इसके बाद वर्षा वहाँ से चली जाती है। फिर वो सातों बहनें सारे काम के बारे में डिस्कस करने लगती हैं और अगले दिन वो सातों बहनें बर्गर बनाने का सारा सामान लेकर वर्षा के घर पर पहुँच जाती हैं। फिर वर्षा उन्हें बर्गर तैयार करने के लिए एक जगह दे देती है और सारी बातें समझाकर वहाँ से चली जाती है। देखो बहनों, लगता है मेहमानों का आना शुरू हो गया है। चलो जल्दी से हम सभी बर्गर बनाकर तैयार करते हैं। फिर वो सातों बहनें जल्दी जल्दी बर्गर बनाना शुरू कर देती हैं। वो काम कर ही रही होती हैं, लेकिन तभी अचानक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। ये देख वो सातों बहनें घबरा जाती हैं। फिर देखते ही देखते वो आग चारों तरफ फैल जाती है और वहाँ पर रखा बर्गर का सारा सामान जलकर राख हो जाता है। उसके बाद वो सभी लोग घर से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि पूरे घर में आग फैल गई थी। अरे तुम सबने ये क्या कर दिया? तुम सभी की वजह से मेरे घर में आग लग गई है। अरे नहीं नहीं मेम साहब, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। ये आग शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी है। अरे ये सातों अपनी गलती छुपाने के लिए शॉर्ट सर्किट का बहाना बना रही हैं। इन्हें छोड़ना मत तू। देखो तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। अब तुम सातों को इसकी भरपाई करनी होगी। लेकिन मेम साहब, इस आग में हमारा सारा सामान भी तो जलकर राख हो गया। हमारे नुकसान की भरपाई कौन करेगा?
अच्छा, तो तुम सातों मुझसे पैसे वसूल करना चाहती हो? रुको जरा, मैं अभी तुम सातों चुड़ैलों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम सातों जिंदगी में कभी भी बर्गर बनाने के बारे में नहीं सोचोगी। उसके बाद वर्षा अपनी सारी सहेलियों के साथ मिलकर उन सातों बहनों की बहुत पिटाई करती है। इतनी मार खाने से उन सातों को बहुत दर्द होता है और वो बहुत रोती हैं। फिर वर्षा उन सातों बहनों के घर पर भी कब्जा कर लेती है और सातों बहनों को हमेशा के लिए गांव से बाहर भगा देती है। अचानक अपने साथ हुई इस बुरी घटना से सातों बहनें पूरी तरह से टूट जाती हैं और कहती हैं, उस दुष्ट वर्षा ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। अब तो हमारे पास सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं बची। पता नहीं अब हमारे नसीब में और कितने दुख लिखे हैं। इस तरह परेशान होकर वो सातों कुछ देर तक वहीं पर बैठी रहती हैं। फिर चलते चलते वो सातों बहनें एक समंदर के किनारे पहुंच जाती हैं। तभी उन्हें वहाँ किनारे पर दो परियां डांस करते हुए दिखाई देती हैं। लेकिन तभी उन परियों की नजर सातों बहनों पर पड़ती है। फिर वो उन सातों से कहती हैं, अरे तुम सातों कौन हो और इस इलाके में क्यों आई हो? चलो निकलो यहाँ से, यहाँ पर इंसानों का आना मना है। हम सातों बहुत परेशान हैं। कल से हमने कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए हम समंदर से कुछ मछलियाँ पकड़ना चाहती हैं। मैंने अपनी शक्ति से इन सातों के बारे में सब कुछ जान लिया है। इन सातों के साथ बहुत बुरा हुआ है। हमें इन बेचारियों की मदद करनी चाहिए। इतना कहकर वो दोनों परियां अपनी जादुई छड़ी से वहाँ पर 7 जादुई सूट प्रकट कर देती हैं। तुम सातों इन सूट को पहनकर समंदर के अंदर जाओ। ये सातों जादुई सूट तुम्हें समंदर की तह में ले जाएंगे, जहाँ तुम्हें ढेर सारा खजाना मिलेगा। तुम सातों बस उन खजानों को निकाल कर अपने साथ ले आना। परी की बात सुनकर वो सातों बहनें बहुत खुश हो गयीं। फिर सातों बहनों ने वो जादुई सूट पहन लिए। जादुई सूट पहनते ही सातों बहनें हवा में उड़ने लगी और अगले ही पल सातों जादुई सूट उन्हें समंदर की गहराई में ले जाते हैं। थोड़ी ही देर में उन सातों को अपने सामने खजाने से भरे 2 बड़े बड़े बक्से दिखाई देते हैं। वो सातों उन बक्सों को उठाकर समंदर से बाहर निकाल लाती हैं। अब तुम सातों ये सारा खजाना लेकर जाओ। ये जादुई सूट तुम्हें तुम्हारे गांव में ले जाएंगे, लेकिन दोबारा यहाँ पर मत आना और इस जगह के बारे में कभी किसी को मत बताना। फिर बाद में अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो तुम सभी इन 7 जादुई सूट से वो चीज मांग लेना। उसके बाद सातों बहनें दोनों परियों का शुक्रिया अदा करती हैं। फिर वो सातों बहनें जादुई सूट के सहारे हवा में उड़ती हुई अपने गांव वापस आ जाती हैं। उसके बाद वो सातों गांव में ही एक बहुत ही विशाल मकान बनाकर वहाँ पर रहने लगती हैं। उनकी जिंदगी अब बहुत ही खुशहाल हो गई थी। उन सातों के पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। दूसरी तरफ वो सातों बहनें रोजाना गरीबों की मदद भी करती थीं। ऐसे ही एक दिन वो सातों गरीबों को खाना खिला रही होती हैं कि तभी वर्षा उन सातों को देख लेती है। अरे इन सातों को तो मैंने गांव से भगा दिया था, फिर अचानक ये सातों भिखारी बहनें इतनी अमीर कैसे हो गयी? मुझे पता लगाना ही होगा। उसके बाद वर्षा चुपके से उन सातों बहनों का पीछा करने लगती है और उनके घर का पता लगा लेती है। फिर वो एक प्लान बनाती है। उसके बाद वर्षा अगले दिन एक बड़ी सी बंदूक लेकर सातों बहनों के घर पर पहुंच जाती है। अरे वाह, तुम सातों मुझे छोड़कर यहाँ पर बड़े ऐश से रह रही हो। मुझे सच सच बताओ, तुम सातों के पास इतनी सारी दौलत कहाँ से आई? वरना बंदूक की सारी गोलियाँ मैं तुम सातों के सर में घुसा दूंगी। वर्षा के हाथ में बंदूक देखकर सातों बहनें बहुत घबरा जाती हैं और ना चाहते हुए भी उसे सातों जादुई सूट के बारे में सब कुछ बता देती हैं। अच्छा, तो ये सब इन जादुई सूटों का कमाल है। चलो जल्दी से एक जादुई सूट मुझे दो। कौन सा लूं? हाँ, ये पिंक सूट वाली। चल जल्दी से अपना सूट मुझे दे। पिंक मेरा फेवरेट कलर है, समझी? फिर वर्षा उससे वो जादुई पिंक सूट लेकर अपने शरीर पर पहन लेती है।
चलो जादुई सूट, मुझे भी हवा में उड़ाकर उस समंदर में ले चलो, ताकि मैं भी वहाँ से ढेर सारा खजाना ला सकूं और दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन जाऊं। चलो जल्दी। फिर अगले ही पल वो जादुई सूट वर्षा को लेकर आसमान में उड़ने लगता है। थोड़ी ही देर में वो जादुई सूट वर्षा को लाकर एक खतरनाक टापू पर पटक देता है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। फिर वो जादुई सूट उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ से वापस चला जाता है। उसके बाद वर्षा खड़ी हो जाती है। उस टापू पर बहुत ही बड़े बड़े सांप मौजूद थे। इतने सारे सांपों को देखकर वर्षा के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और वो पागलों की तरह रोने लगती है। तभी अचानक सारे सांप एक साथ वर्षा पर हमला कर देते हैं और देखते ही देखते वो वर्षा को मारकर खा जाते हैं। इस तरह लालच में पड़कर वर्षा अपनी जान गंवा बैठती है। उस दिन के बाद से सातों बहनों के जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती और वो सातों बहनें हंसी खुशी से 7 जादुई सूट के साथ अपना जीवन जीने लगती हैं। बहुत साल पहले की बात है। रायगढ़ नाम के एक गांव में चमेली नाम की एक औरत अनाथ आश्रम चलाया करती थी। वो अपने यहाँ रहने वाली सभी लड़कियों को जानवरों से भी बदतर हालत में रखती थी। उन्हीं लड़कियों में 5 बहनें भी थीं। उनके माता पिता उन्हें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, इसलिए तब से ही वो 5 बहनें उसी अनाथ आश्रम में रहती थीं। अनाथ आश्रम की मालकिन चमेली उन सभी लोगों से आश्रम में सारे काम करवाती थी और साथ ही साथ उन्हें बाहर ले जाकर उनसे मजदूरी भी करवाती थी। इतना सब कुछ करवाने के बाद भी वो उन्हें खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं देती थी और अगर उनसे कोई गलती हो जाती तो चमेली उन्हें बहुत मारती थी। फिर ऐसे ही एक दिन चमेली उन 5 बहनों को कंगना नाम की एक औरत के खेत में ले जाती है। सुनो, तुम 5 को इसके खेत में काम करना है। अच्छी तरह से काम करना, वरना तुम सब जानती हो मैं कितनी खतरनाक हूँ। मैं एक एक की खाल खींच लूंगी। बस अब बहुत हो गया। तुमने हमसे बहुत गुलामी करवा ली, लेकिन अब हम तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानेंगे। हमें जाने दो, हम यहाँ पर नहीं रहना चाहते हैं। इतना सुनते ही चमेली प्रिया को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। क्या कहा तूने? तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? तुझे मार खाए ज्यादा दिन हो गए हैं। रुक तू जरा, वापस चल, आज मैं तेरी खबर लेती हूँ। ये सुनकर वो 5 बहनें बहुत डर जाती हैं। फिर चमेली के डर से सभी बहनें खेतों में काम करने लगती हैं। उन दिनों चिलचिलाती गर्मी का मौसम चल रहा था। तपती धूप में काम करने की वजह से 5 बहनों को बहुत प्यास लगती है। मालकिन, हमें बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी दे दीजिए। यहाँ कंगना आराम से पेड़ के नीचे ठंडा शरबत पीते हुए मुस्कुराने लगती है। मैंने तुम सबके बदले चमेली को ढेर सारे पैसे दिए हैं। जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता तब तक तुम लोगों को पानी भी नहीं मिलेगा। चलो अब चुपचाप काम करो। ये सुनकर बेचारी 5 बहनें बहुत उदास हो जाती हैं और फिर से खेत में काम करना शुरू कर देती हैं। वो काफी देर तक काम करती रहती हैं और आखिरकार शाम तक कड़ी मेहनत करने के बाद उनका काम खत्म हो जाता है और उन्हें छुट्टी मिलती है। उसके बाद वो 5 बहनें वापस से अनाथ आश्रम चली जाती हैं। लेकिन अनाथ आश्रम में चमेली हमेशा की तरह उन्हें नामात्र खाना ही देती है। ये देख 5 बहनें रोने लगती हैं। अगले दिन चमेली फिर से 5 बहनों को खेत में काम करवाने के लिए ले जाती है। आज तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। प्यास के मारे मेरा गला सूख गया है। मैं और काम नहीं कर पाऊंगी। मेरा सर चकरा रहा है। फिर तेज गर्मी की वजह से एक एक कर सभी लड़कियां बेहोश होने लगती हैं। ये देख कंगना को बहुत गुस्सा आता है और वो पैर पटकने लगती है। उसके बाद वो डंडे से 5 बहनों को मार मार कर उठाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी खेत से गुजर रहा एक सांप ये सब कुछ देख लेता है
कंगना की बेरहमी देखकर सांप को बहुत गुस्सा आता है और वो सांप आकर कंगना के पैर में काट लेता है। अरे अरे मुझे सांप ने काट लिया रे, अरे कोई बचाओ मुझे। सांप के जहर के कारण थोड़ी ही देर में वो औरत तड़पते हुए जमीन पर गिर जाती है और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ वो सांप उन सभी बहनों को बारी बारी से काटने लगता है और उन्हें होश में ला देता है। फिर वो पांचों बहनें उठकर खड़ी हो जाती हैं। सुनो लड़कियों, तुम पर अत्याचार करने वाली औरत को मैंने मौत के घाट उतार दिया है। ये सुनकर वो पांचों बहनें हैरान हो जाती हैं। शायद तुम सब यही सोच रही हो ना कि मैं बात कैसे कर रहा हूँ। दरअसल मैं पहले एक जादूगर हुआ करता था। मैंने अपनी जवानी के दिनों में बहुत पाप किए थे, जिस वजह से मैं एक सांप के रूप में बदल गया हूँ। इसलिए अच्छे काम करके अब मैं मुक्त होना चाहता हूँ। तुम सब मेरे साथ चलो, मैं तुम पांचों की मदद करना चाहता हूँ। फिर वो सांप जाने लगता है और पांचों बहनें उस सांप के पीछे पीछे चलने लगती हैं। फिर सांप उन पांचों बहनों को पास के जंगल में ले आता है। वहाँ नदी के किनारे ढेर सारे सोने के गमले में चमकदार फूल लगे हुए थे। चलो अब तुम पांचों ये फूल तोड़कर खा लो, ये जादुई फूल हैं। सांप के कहने पर पांचों बहनें सर हिलाती हैं और जादुई फूल तोड़ तोड़ कर खाने लगती हैं और अगले ही पल उन सभी के शरीर पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे सूट प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह, ये सूट कितने प्यारे हैं और ये हम पर कितने अच्छे लग रहे हैं। तभी वो सांप उनसे कहता है, आज से तुम सब जब भी चाहोगी ये जादुई सूट तुम्हारे ऊपर बर्फ की या पानी की बारिश कर देंगे और साथ ही इनकी शक्ति से तुम सब हवा में उड़ भी सकती हो। अब तुम पांचों इनकी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी गुजार सकती हो। ये सुनकर वो पांचों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद वो पांचों बहनें हवा में उड़ने लगती हैं और उड़ते हुए गांव से बाहर निकल जाती हैं। थोड़ी ही देर के बाद पांचों बहनें एक बाजार के पास पहुंच जाती हैं। तभी उनमें से एक बहन कहती है, हम लोगों के सामने बर्फ की बारिश करते हुए अपनी उड़ने वाली कला से तरह तरह के करतब दिखाएंगे। इससे खुश होकर लोग हमें पैसे देंगे, जिससे हमारा गुजारा चल जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। आज से हम यही करेंगे। उसके बाद दो बहनें अपनी जादुई सूट से हवा में उड़ते हुए बारिश करवाती हैं और दूसरी तीन बहनें वहाँ पर अलग अलग तरह की कलाबाजियाँ दिखाने लगती हैं। तपती धूप में बर्फ की बारिश के नीचे खड़े होकर कलाबाजियाँ देखते हुए सभी लोग बहुत खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। उसके बाद वो लोग उन पांचों बहनों को ढेर सारे पैसे दे देते हैं। इतने सारे पैसे मिलने से पांचों बहनें बहुत खुश होती हैं। फिर वो एक रेस्टोरेंट पर जाकर अपनी अपनी मनपसंद का खाना खरीदकर खाने लगती हैं। उस दिन के बाद से पांचों बहनें इसी तरह लोगों को कलाबाजियाँ दिखाकर पैसे कमाना शुरू कर देती हैं। लेकिन फिर एक दिन चमेली उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है। मुझसे बचकर तुम सब यहाँ मजे से रह रही हो, मैं तुम सबकी खाल खींच लूंगी। उसके बाद चमेली एक बड़े से डंडे से उन पांचों बहनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन इस बार पांचों बहनों को बहुत गुस्सा आता है और तभी दो बहन चमेली का हाथ पकड़कर उसे हवा में उड़ाने लगती हैं। तूने अब तक हम पर बहुत अत्याचार किए हैं लालची औरत, लेकिन अब नहीं, आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। फिर वो दोनों बहनें चमेली को हवा में उड़ाते हुए दूर लेकर जाती हैं और एक खाई के पास ले जाकर उसे खाई में फेंक देती हैं। खाई में गिरते ही चमेली अपना दम तोड़ देती है। इस तरह उसे उसके किए की सजा मिल जाती है और उस दिन के बाद से पांचों बहनों के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो अमीर होकर हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें
और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।